हेलो दोस्तों, आज हम लोग मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व से जो भी क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। आप लोग मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने सुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व की? तो यह ऑप्शन एक पुष्यमित्र सुंग। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने सुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में दोस्तों की? तो पुष्यमित्र सुंग ने की। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक सेनापति। तो पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो वह सेनापति के पद पर आसीन था, सेनापति। अगला प्रश्न है, कौनो वंश के संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है वासुदेव। तो कौनो वंश के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वासुदेव। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के स्थापना कौन था दोस्तों? सातवाहन या आन सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था? कहने का तात्पर्य है इसका राइट आंसर ऑप्शन है सीमुख। तो सातवाहन या आन सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था? सीमुख ने किया था। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा जरूर। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मौर्य के अधीन। तो सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था दोस्तों, तो यह मौर्य के अधीन काम किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कनिष्ठ। तो वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो कि बौद्ध बन गया था? वह कनिष्ठ था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। तो कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ की राजधानी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक पुरुषपुर या पेशावर जो कि कनिष्ठ की राजधानी थी। अगला प्रश्न, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पेशावर। इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे पुरुषपुर या पेशावर का दूसरा नाम क्या था? पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यह जो है कनिष्ठ। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे या किसके राज दरबार में थे? तो कनिष्ठ के राज दरबार में थे चरक। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गांधार कला। तो तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? वहां पर क्या था? गांधार कला था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन द्वारा चलाया गया। आगे है प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक मथुरा संग्रहालय में। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है? वह मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक कुषाण। तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए दोस्तों? कुषाण ने जारी किया। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक सीसा। तो सातवाहनों के समय जो मुद्रा था किस धातु का बना था? तो सीसा का बना था। निम्नलिखित में से कनिष्ठ के समकालीन कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नागार्जुन, अशोक घोष और वसुमित्र। तो कनिष्ठ के समकालीन कौन कौन थे दोस्तों? तो नागार्जुन थे, अशोक घोष थे और वसुमित्र सभी कनिष्ठ के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? इसका राइट आंसर ऑप्शन है सातवाहन। तो ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को दोस्तों कर मुक्त भूमि
यह गांव भूमि अनुदान देने के ये जो प्रथा है किसने चलाया था? सातवाहनों ने चलाया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनानियों ने। तो भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का जो शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेशम मार्ग का जो है किसने आरंभ किया था दोस्तों? कनिष्क द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने। तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने चलाया। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कनिष्क के दरबार में चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में दोस्तों थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक तो कनिष्क के समय में हुआ था, बिल्कुल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, पाकिस्तान में स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो पाकिस्तान में स्थित था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में, ऐसे भी दोस्तों तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। क्वेश्चन स्पष्ट है, पाकिस्तान में है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, खारवेल। तो कलिंग का महान शासक कौन था दोस्तों? खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था दोस्तों। कुषाण काल में जो विकास हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जो सातवाहनों शासक जो किया था शुरू, आंध्र प्रदेश में ही किया था। अगला प्रश्न है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पैठन या प्रतिष्ठान। तो सातवाहनों राज्य की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किस सातवाहनों नरेश ने गाथा सप्तर्षि नामक पुस्तक कृति की रचना की? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हाल। तो गाथा सप्तर्षि की जो नामक महत्वपूर्ण कृति है, यह जो रचना हाल का है दोस्तों, हाल। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राकृत। तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा क्या था दोस्तों? तो प्राकृत था। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें। आइए दोस्तों विचार करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, इन राजवंशों का सही काला क्रम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पहले जो सुंग, उसके बाद दोस्तों सातवाहन, और उसके बाद गुप्त, और 4 में चोल। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, बैक्टीरियन या ग्रीक। याद रखिएगा, बैक्टीरियन या ग्रीक दोस्तों, यह दोस्तों भारत पर सबसे पहले आक्रमण इन्हीं के द्वारा किया गया था, बैक्टीरियन या ग्रीक, जो कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण का श्रृंखला, जो कि सबसे पहले आक्रमण दोस्तों बैक्टीरियन या ग्रीक। 33वां क्वेश्चन पर आते हैं। 33वां मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए दोस्तों मिलान करते हैं। जो कि पहला दोस्तों 1 का 5 है। तो अशोक का नाम क्या था दोस्तों? प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, या उपाधि है, बात एक ही है। तो अशोक ने कौन सा उपाधि धारण किया था? प्रियदर्शी। और उसके बाद बी का 4 नंबर है, तो यह जो है देवपुत्र। कनिष्क को किस नाम से जाना जाता है? यह उपाधि है देवपुत्र। उसके बाद सी का दोस्तों 2 नंबर है खारवेल। यह दोस्तों कलिंग चक्रवर्ती का उपाधि धारण किया था, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती। और कुमारगुप्त दोस्तों यह हो जाएगा महेंद्र द्वितीय। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय की
उपाधि धारण किया था? महेंद्र कुमार गुप्त, महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। 58 ईस्वी पूर्व, विक्रम 58, याद रखिएगा। सूची है, सूची मिलान करना है यहाँ पर। समस्या यहाँ पर किस समय से गणना, तो आइए दोस्तों इसे मिलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो पहला का 4 है विक्रम संवत दोस्तों 58 ईसा पूर्व, बिल्कुल दोस्तों। और शक संवत 78 यहाँ पर है। और यहाँ पर दोस्तों बी का दोस्तों 3 नंबर है और सी का दोस्तों 2 होगा। तो गुप्त संवत दोस्तों यह 320 ईस्वी, याद रखिएगा। गुप्त संवत 320 ईस्वी। और कलिंग संवत दोस्तों यह 3102 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? मौर्य के बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन है सातवाहन। तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन, याद रखिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो दोस्तों कुषाण काल में बनाई गई थी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कौनो। तो सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? कौनो राज्य किया था सुंग के बाद, कौनो। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्ठ को हराया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, पेन चाओ। यह दोस्तों चीनी जनरल है और कनिष्ठ को हराया था पेन चाओ, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन होगा, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबा के सिक्के को जारी किया गया। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो बी में क्या, कुषाणों ने। उत्तर या उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबा के सिक्के जारी किए थे किसने? तो कुषाणों ने जारी किया था। कथन यहाँ पर कारण है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण में है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ये सही है किंतु आर गलत है। तो पहला सही है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कहाँ से? तो फारस और लाल सागर से व्यापार करते थे कुषाण। अगला प्रश्न पर आते हैं। जो काला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर काला शैली और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण को क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गांधार कहेंगे दोस्तों, गांधार। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, कनिष्ठ बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्ठ, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महायान। तो कनिष्ठ दोस्तों महायान संप्रदाय का था, अनुयायी था, जो कि जिनका प्रचार उसके मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था। तो यह महान संप्रदाय का यह प्रसार किया था। अगला प्रश्न पाते हैं, कनिष्ठ के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संहिता। और यह दोस्तों कनिष्ठ के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है चतुर्थ बौद्ध संहिता कनिष्ठ के शासनकाल में। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। तो प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि दोस्तों यह जो है किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। अगले प्रश्न में आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? लंबा अभिलेख, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। तो सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। याद रखिए, रुद्रदमन शक राजा था, ये भी याद रखिएगा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट
थॉमस भारत आया था? सेंट थॉमस भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गोंदुफिलनस। गोंदुफिलनस के शासनकाल में भारत आया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट भारत आया था? तो यह गोंदुफिलनस। अगला प्रश्न पे आते हैं, किस कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया? किस कुषाण शासकों ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कदफिसस द्वितीय। तो यह दोस्तों कदफिसस या फुजुल कदफिसस कहिए, और द्वितीय जो किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? तो कुरुल कदफिसस द्वितीय भी कह सकते हैं। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? छत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शकों ने। तो छत्र प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? शकों ने किया था। अगला प्रश्न है, त्रायतार। त्रायतार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक शक। तो त्रायतार कहिए या मुक्तिदाता कहिए, जो उपाधि धारण किया था वह शासक कौन है? शक है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? सजाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक यूनानी, शक और कुषाण। तो प्राचीन काल में भारत के आक्रमण में संबंध में सजाना है तो पहले यूनानी, शक और कुषाण। यूनानी, शक और कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ग्रीकों द्वारा। तो भारत में सैनिक शासन व्यवस्था लाया गया था किसके द्वारा दोस्तों? ग्रीकों द्वारा लाया गया था सैनिक शासन व्यवस्था। अगले प्रश्न में आते हैं 53। अभी तक मैं वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा आप लोग। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राजा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक बैक्टीरिया। तो ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राजा था, वह बैक्टीरिया था। चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा और सीसा। सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करसापन। करसापन कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सोना, चांदी, तांबा और सीसा को मिलाएंगे तो यह कौन सी का बनेगा? कासापन या दे कासापन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया था? रोम के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तमिलो एवं चेरों ने। तमिलो एवं चेरों ने रोम के साथ व्यापार प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम तमिलो एवं चेरों ने। मरणोत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मतलब गलत को ही चुनना है। आइए दोस्तों देखते हैं गलत को। इसमें 56 नंबर क्वेश्चन होगा, यह गलत है। इसका आंसर डी जो कि गलत है, कोचीन। तो मरणोत्तरकालीन प्रमुखों में बंदरगाहों में कौन असत्य है? जो कि गलत है, बाकी सभी सही है। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पेंडुके नाम से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरिकमेंडू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को याद रखिएगा, अरिकमेंडू। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राजा की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डेमेट्रियस। तो मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज की स्थापना किसने किया था? हिंद यूनानी राज की स्थापना डेमेट्रियस ने किया था। डेमेट्रियस याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षुक हो गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मीनांडर। बहुत अच्छा प्रश्न। किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में दोस्तों राज सत्ता सौंप दिया और बौद्ध भिक्षुक बन गया? तो यह है मीनांडर है। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कुषाणों का संबंध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चीन के यूची जनजाति से। तो कुषाणों का संबंध था किससे? चीन के यूची जनजाति है उसी से संबंध था कुषाणों का। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अश्वघोष। तो कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था वह अश्वघोष था। सूची है
मिलान करना है। तो आइए दोस्तों मिलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1, 2, 3। तो इंडो ग्रीक यह हिंद यवन और शक जो कि सिथियन और पार्थो जो कि पहल्लो। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में निश्चित आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, फिर सूची है, मिलान करना है, राज्य है, यहाँ पर राजधानी है, मिला लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, 1, 2, 3, 4। तो पहला है सुंग जो कि यह, इसका राजधानी कहाँ था, विदिशा। चेदी की राजधानी कलिंग है, और सातवाहनों का राजधानी प्रतिष्ठान कहिए या पैठन कहिए, और कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। तो सुंग का विदिशा, चेदी का कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो 64 नंबर क्वेश्चन होगा, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कैंसर सीजर की उपाधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुषाण ने। तो रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश शासकों ने कैंसर या सीजर की उपाधि धारण किया था? कुषाण ने धारण किया था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? सुंग काल में हुआ था। किसका निर्माण? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी। तो बौद्ध स्तूप का निर्माण सुंग काल में हुआ था, बौद्ध स्तूप और सांची स्तूप, वेदिका व तोरण द्वार, ये सब भी दोस्तों सुंग काल में हुआ था। और भाजा स्तूप, बौद्ध स्तूप, सांची स्तूप, वेदिका व तोरण द्वार और भाजा स्तूप, ये सभी सुंग काल में हुआ था। अगला प्रश्न होगा, सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, बृहत कथा। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना किया? तो वह बृहत कथा का यह प्राकृतिक ग्रंथ की रचना किया। अगला प्रश्न पे आते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो सब कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, ये दोस्तों विचार करते हैं। तो दोस्तों ये 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन, यहाँ पर 3 कथन है जो कि दोनों कथन गलत है, और ये तीसरा ही कथन सही है। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, यही सही है, तीसरा ही कथन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर डी, केवल 3 ही कथन सही था। अगले प्रश्न आते हैं, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुषाणों ने चलाए थे दोस्तों नियमित रूप से सोने के सिक्के। किसने चलाए? तो कुषाण ने चलाया था। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, चेदी वंश से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों का उल्लेख मिलता है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों का उल्लेख मिलता है दोस्तों किस अभिलेख में? आइए दोस्तों देखते हैं किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी, महाक्षत्रप यानी रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों का उल्लेख महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर। आइए दोस्तों पढ़ते हैं, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को ही चुनना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 सही है, और केवल 2 और 3 को देखेंगे दोस्तों। प्राचीन भारत के देश की अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में क्वेश्चन है। आइए, तो दूसरा है, श्रेणी वेतन काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों सुनिश्चित करता है। सही है, श्रेणी का अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ये दोनों कथन सही है, दूसरा और तीसरा। इसका प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी। 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, रबातक अभिलेख संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कनिष्ठ और कटफिसेस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। तो रबातक अभिलेख का जो संदर्भ है दोस्तों, कनिष्ठ और कटफिसेस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए है।
दोस्तों इस चैप्टर में क्वेश्चन दोस्तों इतना ही था दोस्तों, 72 ही क्वेश्चन था दोस्तों, समाप्त हो चुका। और अगला चैप्टर दोस्तों अगले वीडियो में कल लेकर आएंगे दोस्तों अगला चैप्टर। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।